दोस्तों ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है एनसीईआरटी वाइज चैप्टर नंबर 8 होता है ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री उसका फर्स्ट लेक्चर। ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों आपके काम में आने वाला है बहुत सालों तक। इन केस इफ़ यू आर टेकिंग साइंस तो ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है साइंस का। आगे जाके फिज़िक्स में जब हम मैथमेटिकल टूल्स में देखेंगे तो कैलकुलस, वेक्टर्स, लॉग, इन सब के अलावा ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल की तरह उभरता है। बट अगर आप साइंस नहीं भी लेने वाले हैं तो भी 11th एंड 12th में मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री 11th स्टैंडर्ड में और इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 12th स्टैंडर्ड में बहुत काम आने वाला है आपके, अगर आपके पास कॉमर्स और मैथ्स है। एंड लेट्स सी कि आपने ना मैथ्स ली ना आपने साइंस ली एंड फ्यूचर में आप बिल्कुल मैथ्स एंड साइंस जैसे सब्जेक्ट से दूर भागने वाले हैं, तो भी आपका ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट तरीके से बहुत ज़्यादा समझदारी से पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इस साल इस चैप्टर की इतनी इंपॉर्टेंस है, इतने अच्छे क्वेश्चन इससे आने वाले हैं कि अगर आपने ज़्यादा ईमानदारी नहीं बरती तो ये चैप्टर आपके सरदर्द बन सकता है अगर आपने ईमानदारी नहीं बरती तो। फाइन, तो इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है इस बात के साथ स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और इस चैप्टर में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं एंगल्स। फाइन, एंगल्स वही जो आप अभी तक बनाते आ रहे हैं कि जब एक सिंपल एंगल की बात होती है तो दो रेज जिनका कॉमन पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन्फिनिटली कहाँ तक जा रहे हैं पता नहीं, उनके इंटरसेक्शन पे एक फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर करते हैं जिसको आप एंगल कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ वैसे तो ब्रॉडली दो तरीके की होती हैं, एक का नाम होता है फंडामेंटल और एक का नाम होता है डिराइव्ड, राइट, फिजिक्स के अकॉर्डिंगली। बट यस, फिजिक्स में फंडामेंटल एंड डिराइव के बीच में एक और क्वांटिटी होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। उन्हीं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में आते हैं ये एंगल्स जैसे शब्द, या फिर एक और शब्द आता है सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल जो है इससे हमारा कोई काम नहीं है अभी। 11th-12th स्टैंडर्ड में कभी सीखना होगा तो सीखेंगे साइंस साइड में, बट इससे हमारा काम है। ये एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में आता है एंगल। मेजरिंग तरीका जो होता है वो एंगल्स का क्या क्या होता है, प्रोसेस और यूनिट्स इन विच इट इज़ मेजर्ड, राइट। सो मेजरमेंट जो होती है इसकी एंगल्स की वो ब्रॉडली होती है दो तरीकों में, या तो डिग्री में या रेडियंस में। डिग्री में अगर हम बात करें तो 180 डिग्री होता है इक्वल टू पाई रेडियन। ये आपने डेफिनेटली अभी तक कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा। या फिर 1 डिग्री की अगर मैं बात करूं इट विल बी पाई बाय 180 रेडियन। तो ऐसे आप किसी भी पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू रेडियंस में निकाल लेते हैं। एंड इस डिग्री को भी सब डिवाइड किया जाता है, और डिग्रीज को सब डिवाइड करने में काम आता है किसका, मिनट्स का एंड सेकेंड्स का। सो मिनट्स एंड सेकेंड्स इसमें भी बांटा जाता है डिग्रीज को। ये मिनट्स एंड सेकेंड्स क्या होते हैं इसको सीखते हैं। सो लेट्स से आपके पास एक सर्कल है और सेंटर से आप एंगल देख रहे हो उसका। सो इस सर्कल में मैं इस आर को, ये आर वेक्टर कहूँ या आर कहूँ, इस सर्कल में अगर मैं इस आर को कंप्लीटली घुमा के वापस इसी पॉइंट पे ले आऊँ ए पॉइंट पे, तो आप मुझसे क्या कहेंगे कि मैंने 360 डिग्री कवर कर लिया, राइट। ओके, अगर मैं पूछूं कि ऐसे कितने आर हैं, ऐसे कितने आर रह सकते हैं इसके अंदर, तो आपका आंसर होगा इन्फिनाइट, राइट। फिर मैं अगर आपको बोलूं कि क्या एक आर और दूसरे आर, लेट्स से एक आर और दूसरे आर के बीच में अगर 1 डिग्री है, फाइन, एक आर और दूसरे आर के बीच में 1 डिग्री है, तो क्या इस 1 डिग्री के बीच में भी कोई आर हो सकता है। 2 आर मैंने आपको दे दिया और बोल दिया उसके बीच का जो एंगल है वो 1 डिग्री है, तो क्या इसके बीच में भी कोई और आर हो सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ हो सकता है। तो मैं कहूँगा इसको बीच में अगर 60 हिस्सों में डिवाइड करें, कितने हिस्सों में, 60 हिस्सों में, तो जाके बनेंगे मिनट्स। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, 60 मिनट, ऐसे शो होता है ये। एंड उसी 2 हिस्से जिसका आप बोल रहे हो कि ये जो है 1 मिनट है, ये जो आपने 2 लिए
आर, इसको आपने बोल दिया 1। जब आप 60 में डिवाइड करेंगे, ऐसे 60 आर में और डिवाइड करेंगे, तो उसको आप बोलेंगे 60 सेकेंड्स। सो 1 डिग्री में 60 मिनट एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। ये एक बेसिक हेल्दी डिस्कशन थी आपकी एंगल्स पे और बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन आपके लेवल तक, आपके स्टैंडर्ड तक ये मोर देन इनफ है जितना आपने सीखा एंगल्स पे। अब हम बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंड फॉर अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सो फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लेट देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, 90 डिग्री जो है वो बी पे है, राइट, एंड एंगल जो है वो थीटा के अलॉन्ग आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। इसके तहत 90 के सामने वाला माना जाता है हाइपोटेन्यूस, 90 के सामने वाला माना जाता है हाइपोटेन्यूस। ये हमेशा फिक्स रहने वाला है कि जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो उसमें 90 के सामने कौन होगा, हाइपोटेन्यूस। बट परपेंडिकुलर और बेस जो आप बताते हैं उसको बताने से पहले रुक जाइएगा। अगर उसने बोला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है एंगल थीटा के अलॉन्ग, मतलब सी के अलॉन्ग, राइट, तो परपेंडिकुलर होगा हमारा ये और बेस होगा ये बचा हुआ। बट लेट्स से वो कह देता कि नहीं मुझे इसके अलॉन्ग निकालना है, ये है मेरा थीटा, ए है मेरा थीटा, तो फिर ये बन जाता हमारा परपेंडिकुलर एंड ये बन जाता हमारा बेस। ध्यान से देखिएगा, जहां पर हमारा एंगल जो है वो वाइट कलर से है, एंगल वाइट कलर से है, उसके सामने है परपेंडिकुलर और बचा हुआ है बेस, और जहां पर हमारा एंगल रेड कलर से है उसके सामने वाली साइड बन जाती है फिर परपेंडिकुलर और बचा हुआ हो जाता है बेस। लेकिन 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगा, चाहे वाइट हो या रेड हो, हाइपोटेन्यूस सेम है 90 के सामने वाला। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, हाइपोटेन्यूस फिक्स रहता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, दैट इज 90 के सामने वाला। बट परपेंडिकुलर बेस चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि वो क्वेश्चन किस नजरिए से पूछ रहा है। वो आपसे सी एंगल के थ्रू पूछ रहा है या ए एंगल के थ्रू, जिस भी एंगल के थ्रू पूछ रहा है उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और बची हुई होती है बेस। याद रखिएगा ये वाली मेरी बात, राइट। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि कौन है परपेंडिकुलर, कौन है बेस और कौन है हाइपोटेन्यूस, सो यहाँ पर मैं आपके पास दो तरीके से लिख रहा हूँ, एक वाइट और एक रेड के थ्रू। तो बेसिकली ये है हमारे परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस फॉर वाइट सेक्शन, एंड ये बन जाएंगे अगर एंगल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने चेंज कर दिया तो परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस बन जाएंगे फॉर रेड सेक्शन, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक हमें रेशियोज निकालनी है राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं टोटली वैसे तो 3, बट उनके रेसिप्रोकल्स होते हैं 3 और, तो बन जाती हैं टोटल 6। तो मैं आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए उनके साइड्स के रेशियोज के फॉर्म में उनकी वैल्यू निकालना सिखाता हूँ, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास इसको मेंशन कर देते हैं, लेट्स से थीटा 1, यहाँ पर ये है हमारे पास थीटा 1 एंड ये है हमारे पास थीटा 2, अलग अलग एंगल्स के लिए, क्योंकि अगर ये 90 है, अगर ये 90 है तो इनको मिल के, बचे हुए को मिल के 90 देना ज़रूरी है 180 बनाने के लिए। लेकिन ये जो बचे हुए हैं ये 45 होंगे ऐसा तो नेसेसिटी नहीं है ना, अलग अलग भी तो हो सकते हैं, 30 60 40 50, कुछ भी अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं। तो इसलिए एक को थीटा 1 और एक को थीटा 2 लिख दिया मैंने, उसके अकॉर्डिंगली मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपनी बताऊँगा। सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन। तो साइन थीटा 1 क्या होता है? साइन थीटा 1 होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा 1 क्या होता है? ये फॉर्मूलाज हैं, ये आपको लर्न करने हैं। कॉस थीटा 1 होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, एंड टैन थीटा 1 क्या होता है? टैन थीटा 1 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर मैं पूछूं परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस कौन है, तो आप बोलेंगे ए बी बाय ए सी, फिर आप बोलेंगे बी सी बाय ए सी, एंड लास्ट में आप बोलेंगे ए बी बाय बी सी। फाइन। इसी में अगर हम बात करें इनके रेसिप्रोकल्स की, तो रेसिप्रोकल्स इनके कौन है? साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, कोसेक के फॉर्म में लिखा जाता है, फुल नेम कोसिकेंट। कोसिकेंट थीटा 1 क्या होगा? ये होता है 1 बाय साइन थीटा 1। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल ए सी बाय ए बी। ए सी बाय ए बी मीन्स हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। सीकेंट थीटा 1 सेक होता है, वैसे सेक के फॉर्म में लिखते हैं लेकिन सीकेंट पूरा नाम पढ़ते हैं। ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस थीटा 1 का रेसिप्रोकल होगा तो आंसर आएगा ए सी बाय बी सी। टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, सो कॉट थीटा 1 टैन का रेसिप्रोकल होता है तो इट विल बी 1 बाय टैन थीटा 1, दैट इज बी सी बाय ए बी, बेस बाय परपेंडिकुलर। कुछ टीचर्स, इनफैक्ट मैक्सिमम टीचर्स आपको अच्छे से
इसको लर्न करना सिखा सकते हैं कुछ पंडित बद्री प्रसाद करके या ब्राउन शुगर जैसी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करके। आई ऑलवेज डोंट नो हाउ टू डू दैट, ठीक है, मुझे वो ट्रिक बिल्कुल नहीं आती है, सही मायने में मैं सीखना भी नहीं चाहता हूँ। सिंपल आंसर है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको लर्न करने के लिए आज की डेट में आपको कोई आसान ट्रिक सीखनी है तो वो शब्द सर्च मार लीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद भोले करके, और वो ब्राउन शुगर समथिंग करके कुछ होता है, मुझे डेफिनेटली लर्न नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ टीचर्स ऐसे भी सिखाते हैं अगर आपको ऐसा लर्न करना है, आपको ऐसे याद करना है तो आप लर्न कर सकते हैं। वैसे इतनी छोटी चीज़ के लिए भी ट्रिक ढूंढना मुझे लगता है, मतलब आई डोंट नो, इफ़ यू कांट रिमेंबर दिस तो भूल जाओ कि फ्यूचर में ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तुम्हें, भूल जाओ, ठीक है। बिकॉज आई हैड एन एग्जाम्पल, अभी आज मैं आपको 10th स्टैंडर्ड में कुछ सिखाऊंगा इस चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के ऊपर वैल्यूज़ फाइंड कराना, इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ये साइन जो है, कॉस जो है, टैन जो है, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। फंक्शंस हैं, ये कोई नंबर नहीं है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंगल के साथ। दीज आर फंक्शंस विच आर अप्लाइड ओवर द एंगल। ये फंक्शंस एंगल्स के ऊपर अप्लाई होकर जो वैल्यूज़ आती है उसको एक बॉक्स बना के मैं आपको एक मेथड सिखाऊंगा कि कैसे उसकी वैल्यू आप इनिशियली लर्न कर सकते हैं। लेकिन वो भी देखिए टेम्प्रेरी लेवल है, बाद में तो आपको वो लर्न रखनी ही पड़ेंगी वैल्यूज़, उनके प्रूफ भी कराऊंगा डेफिनेटली, बट बाद में वो आपको वैल्यूज़ रखनी पड़ेगी। बुरा तब लगता है जब आप बच्चे ये वाले टेक्निक्स, ये पंडित बद्री प्रसाद या वो बॉक्स बनाने वाली टेक्निक अपने साथ एकदम बांध के रख लेते हैं टिल 12th स्टैंडर्ड तक। बुरा तब लगता है, और बुरा लगने वाली बात ये है कि जब वहाँ पर आपसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा होगा इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, आपका इतना समय चाहिए होगा एंट्रेंस लेवल पे, तो वहाँ पर आप डब्बा नहीं बनाने बैठेंगे कि 30, 60, 90 डिग्री की क्या वैल्यूज़ होती थी। वहाँ पर ये पंडित बद्री प्रसाद भोले याद करने नहीं बैठेंगे, आपके टिप्स पे होनी चाहिए वैसी जगहों पे ये चीज़ें। तो जब एक्चुअली में वॉर लाइक सिचुएशन होती है, मुझे लगता है वहाँ पर ये सब तो काम आएगा नहीं। लर्न होगी जिसको वो जीत जाएगा, जिसको नहीं लर्न होगी वो नहीं जीत पाएगा। तो इसीलिए क्यों ना आज से ही अपने अंदर थोड़ी वॉरियर वाली फीलिंग लाइए और इस सब शॉर्ट ट्रिक्स पे मत जाइए, चुपचाप लर्न कर लीजिए। P/H, B/H एंड P/B प्रूव्स होते हैं डेफिनेटली इसके, लेकिन इसके प्रूव्स मुझे यहाँ पर इस क्लास में कराने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस वैसे ही 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के भी प्रूव्स होते हैं, जेन्युइनली ज्योमेट्रिकल प्रूव्स, वो मैं डेफिनेटली कराऊंगा क्योंकि वो आपके कोर्स वर्क से रिलेटेड है। फाइन, प्रूव कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स बेफालतू की बनाना आई डोंट फाइंड इट वेरी लाइक यूजफुल, और आई डोंट फाइंड इट नीडफुल ऑल्सो। तो प्लीज़ कोशिश करिए, अपने आप को छोटा बच्चा मत बनाइए। 15 साल की उम्र हो गई है, 10th स्टैंडर्ड में, उस सब में मत पड़िएगा। स्टिल किसी को नहीं लर्न हो पा रहा है वैसी ट्रिक सीखनी है तो वो सीख सकता है, अवेलेबल है, गूगल सर्च करें, अपने आप मिल जाएगी वो ट्रिक टीचर्स की। फाइन, रेड कलर में यहाँ पर अगर मैं साइन कॉस टैन की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मैं वैसे ही निकालूंगा। देखिए साइन, अब θ2 की बात हो रही है तो साइन θ2 होगा हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इनका परपेंडिकुलर कौन है? इनका परपेंडिकुलर BC, बाय हाइपोटेन्यूज कौन है? AC। साइन के बाद cos θ2 की बात हो रही है, cos θ2 होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इनका बेस कौन है? AB एंड हाइपोटेन्यूज कौन है? AC। एंड tan θ2 की बात होती है, tan θ2 क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। इनका परपेंडिकुलर है BC, बाय बेस है AB। एंड अगर हम इसके रेसिप्रोकल्स की बात करें तो साइन का रेसिप्रोकल आप जानते हैं क्या होता है? कोसिकेंट। तो आप लिखेंगे कोसिकेंट θ2 इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन θ2 इज इक्वल्स टू AC बाय BC। देन सीकेंट होता है इसका रेसिप्रोकल, सीकेंट θ2 इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस θ2 विच इज़ AC बाय AB। लास्ट में कॉट θ2 जो कि होगा 1 बाय tan θ2, tan का रेसिप्रोकल विच इज़ AB बाय BC। आप देखिए इससे आपको अपने सारे आंसर्स उल्टे दिखेंगे। यहाँ पर था BC बाय AC, तो जो कि कॉस का आंसर था यहाँ, वो यहाँ किसका हो गया? साइन का। यहाँ था AB बाय AC जो कि साइन का आंसर यहाँ था, और यहाँ किसका हो गया? कॉस का। टैन तो कम्प्लीटली उल्टा हो गया, राइट? ये चीज़ें एंगल्स की वजह से ये फ़र्क आता है। अच्छा, ये फ़र्क भी आप पता लगा सकते हैं एग्जैक्टली, ये फ़र्क भी आप प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखनी पड़ेगी कि कैसे ये यहाँ पहुँच गया और ये यहाँ पहुँच गया, इसका प्रूफ। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखनी पड़ेगी, जो मेरे इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कर रहे हैं। इसके बाद मैं जब डिफरेंट 2-3 लेक्चर्स के बाद जब बनाऊंगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर होगा।
लास्ट चीज़ जो आपको पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, स्टिल यहाँ पर देख लीजिए, आपको पता है दैट AC का स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। तो लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है वो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, राइट? क्या ये पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने और एक प्रूविंग करते हैं एक थ्योरम की कि नो मैटर ये ट्राइंगल जो है वो सेम प्रोपोर्शन में अगर बढ़ता रहे, सेम ट्राइंगल किसी इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ता रहे तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज़ हैं उनकी वैल्यू नहीं बदलेंगी। इस थ्योरम के ऊपर बढ़ते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आर सेम फॉर सेम एंगल। इसके प्रूविंग के लिए मैंने दो रेज ली हैं, AX एंड AY, रेज जिनका ऑरिजिनेशन सेम है A एंड इंक्लाइंड है उस पॉइंट पर थीटा एंगल पर। फाइन, इन दोनों रेज के लिए जब मैं कह रहा हूँ कि मैं इन रेज का बात कर रहा हूँ तो ये इसका एंड पॉइंट कहाँ है हमें नहीं पता, इसका एंड पॉइंट कहाँ है हमें नहीं पता, हम कितना भी एक्सटेंड कर लें तो आप देख रहे हो इनके फासले बढ़ते जा रहे हैं, फासले बढ़ते जाएंगे। लेकिन मैंने कहा फिर भी हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का जो एंगल पर वैल्यू है, मतलब हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उस एंगल पे जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर हम दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं फ्रॉम AX टू AY। AX लाइन के किसी पॉइंट से AY के किसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर फॉर्म करते हैं दो। सो वो दो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ करे हैं P and Q पॉइंट से AX पर से लेकर AY के R and S पॉइंट पर। फाइन, ये PR and QS परपेंडिकुलर है। अब आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक AQS और एक APR, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे AQS राइट एंगल ट्राइंगल APR राइट एंगल ट्राइंगल से बड़ा है। इसके बाद जो प्रूविंग के लिए स्टेप है मेरे, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये स्टेप आप तब अपना पाएंगे अच्छे से जब आप ट्राइंगल्स चैप्टर कर चुके होंगे। हमने क्योंकि अभी तक ट्राइंगल्स चैप्टर नहीं किया तो जो इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ उस पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। फाइन, तो चलिए अपने प्रूविंग की तरफ चलते हैं। इन ट्राइंगल ARP एंड ट्राइंगल ASQ, दो ट्राइंगल्स हैं ARP और ASQ। एंगल RAP इज इक्वल्स टू एंगल SAQ इज इक्वल्स टू थीटा। फाइन, दोनों थीटा के इक्वल हैं, दोनों एंगल सेम है। ये क्या है हमारे पास गिवन, ये क्या था गिवन। एंड एंगल PRA इज इक्वल्स टू एंगल QSA 90। ये कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन के पार्ट से। ये कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन के पार्ट से। अब रिमेनिंग एंगल जो है एंगल APR भी इक्वल हो जाएगा एंगल AQS के। अच्छा, ये क्यों इक्वल होगा, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी, रिमेनिंग एंगल है। सो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीन एंगल्स का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो अगर आप कह रहे हो कि दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी तो सेम होना पड़ेगा ना, ताकि नेट आंसर तो 180 ही रहना है। एंड बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया, बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया, ट्राइंगल ARP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ASQ। सो ये सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है, और सिमिलरिटी आपने 9th स्टैंडर्ड में नहीं करी है, आपने 9th स्टैंडर्ड के ट्राइंगल्स चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी करी थी। कॉन्ग्रुएंसी के अंदर ट्रिपल ए जैसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ट्रिपल एस जैसा तो होता है लेकिन ट्रिपल ए जैसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कॉन्ग्रुएंसी के अंदर, लेकिन सिमिलरिटी के अंदर होता है। तो दो ट्राइंगल्स तब सिमिलर कहे जाते हैं जब उनके तीनों एंगल सेम हो जाए, या दो भी सेम हो जाए तो तीसरा तो सेम हो ही जाएगा। डबल ए क्राइटेरिया के नाम से भी जाना जाता है ये क्राइटेरिया, बट क्योंकि बोर्ड्स की बात है, NCERT की बात है, CBSE की बात है, इसलिए ट्रिपल ए लिखना ज़रूरी है। फाइन, बट मुझे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखेंगे ट्राइंगल चैप्टर में, मैक्सिमम टाइम डबल ए क्राइटेरिया के नाम से ही खत्म कर दूंगा उसे। अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं, एक के ऊपर एक को बिछाओ और कुछ फर्क ना पता चले। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, वो इतने एकदम सेम है कि आप एक फिगर के ऊपर दूसरी फिगर को बिछाइए और कोई फर्क नहीं पता चलेगा।
बट सिमिलर ट्राइंगल में ऐसा नहीं होता है, सिमिलर ट्राइंगल्स में प्रोपोर्शन सेम होता है। सो प्रोपोर्शन में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे AP बाय AQ, एक साइड पहले वाले ट्राइंगल की उसी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड डिवाइड में, इज इक्वल्स टू AR बाय AS, दूसरी साइड एक ट्राइंगल की उसी के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी साइड। अगर इसके न्यूमरेटर में इसकी साइड रखी है तो इस दूसरे वाले के न्यूमरेटर में भी उसी की साइड रखिएगा। इसके डिनोमिनेटर में अगर ये रखा था तो दूसरे वाले के डिनोमिनेटर में भी यही रखेगा। अब तीसरी साइड कौन है, PR बाय QS, राइट। ये रेशोज सेम होती हैं, ये हमें सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया प्रूव करने के बाद मिलता है। जैसे वहाँ CPCT मिलता था, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट नहीं मिलता है, हमें रेशोज सेम मिलती हैं सिमिलर पार्ट्स की, सिमिलर ट्राइंगल्स की। नाउ इस रेशो का यूज करके आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को सेम पुट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। सो हम तीनों चीज़ों के लिए अलग अलग प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पर। पहले हम साइन थीटा की डिस्कशन के लिए देखिए क्या करते हैं। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में से फर्स्ट एंड लास्ट चीज को पकड़िए, AP बाय AQ इज इक्वल्स टू PR बाय QS। एंड अब क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो आप रेशोज लिख सकेंगे QS बाय AQ इज इक्वल्स टू PR बाय AP। बताइए क्या फॉर ट्राइंगल APR साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है फॉर ट्राइंगल APR। APR एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट R, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज PR बाय AP। एंड फॉर ट्राइंगल AQS क्या है, साइन थीटा। तो आप बोलेंगे AQS का परपेंडिकुलर है QS बाय AQ। देखिए इधर, क्या ये PR बाय AP और QS बाय AQ, PR बाय AP एंड QS बाय AQ बराबर हैं? क्या PR इस वाले ट्राइंगल के लिए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और AP इस वाले ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज, और क्या QS इस वाले ट्राइंगल के लिए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और AQ जो है वो हाइपोटेन्यूज है? डेफिनेटली है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आपने फॉर्मूला भी ठीक पुट करा है, ये भी इक्वल है। देयरफॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सेम एंगल्स रिमेन सेम फॉर साइन थीटा। फाइन। अब बात कर रहे हैं हम कॉस थीटा की। सो इसके लिए आप सेकंड एंड फर्स्ट के लिए उठाइए। तो फर्स्ट होगा आपका AP बाय AQ इज इक्वल्स टू AR बाय AS, राइट। एंड अगर आपने AR को यहीं रहने दिया और AS को उधर भेज दिया एंड AP को नीचे भेज दिया, तो आप लिखेंगे AS बाय AQ इज इक्वल्स टू AR बाय AP। अब बताइए इन ट्राइंगल APR कॉस थीटा की वैल्यू। सो आप कॉस थीटा की वैल्यू बोलेंगे APR में AR बाय AP एंड इन ट्राइंगल AQS तो आप कॉस थीटा की वैल्यू बोलेंगे AS बाय AQ। अब देखिए यहाँ पर, क्या AR बाय AP, यहाँ पर ये AP है, क्या AR बाय AP AS बाय AQ के इक्वल है? AR बाय AP AS बाय AQ के इक्वल है? डेफिनेटली है। तो क्या ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा की वैल्यू सेम हो जाएगी? सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉस इज सेम फॉर सेम एंगल। दो ट्राइंगल्स अलग अलग थे, एक बड़ा था एक छोटा था, फिर भी सेम आई है वैल्यू, राइट। नेक्स्ट टैन थीटा की अगर मैं बात करूं तो मुझे चाहिए टैन थीटा के लिए सेकेंड एंड थर्ड। सो मैं लिख सकता हूं AR बाय AS इज इक्वल्स टू PR बाय QS। सो PR के नीचे AR आ जाएगा एंड QS ऊपर चला जाएगा और उसके नीचे AS रहेगा। सो बेसिकली ये चीज़ें अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर रही हैं और कुछ नहीं। मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट उठाया था उसमें से। अब बताइए इन ट्राइंगल APR
किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम? ए पी आर। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो टेन थीटा की वैल्यू होगी ए पी आर में पी आर बाय ए आर, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। एंड इन ट्राइंगल ए क्यू एस, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? क्यू एस बाय ए एस, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर दोबारा बताइए, पी आर बाय ए आर क्या क्यू एस बाय ए एस के इक्वल है? पी आर बाय ए आर क्यू एस बाय ए एस के इक्वल है डेफिनेटली। तो ये टेन थीटा सेम हुए। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टैन इज सेम फॉर सेम एंगल। सेम एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टैन भी सेम आई है, जिसमें से एक ट्राइंगल बड़ा था, एक ट्राइंगल छोटा। साइन कॉस टैन के लिए आपने प्रूव कर दिया। क्या रेसिप्रोकल्स भी सेम होंगे ही? बिल्कुल। देयरफॉर रेसिप्रोकल्स ऑफ साइन कॉस एंड टैन, that is cosecant, secant and cot will also be same। जब ये सेम आया तो इनके रेसिप्रोकल्स भी क्या आएंगे? सेम। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक प्रूफ था कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहती है सेम एंगल्स के लिए। जितना सीखा हमने, अब इस पे हम आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे इस नॉलेज को। फाइन। सो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोला गया है दैट एक राइट एंगल ट्राइंगल ए, जिसमें राइट एंगल एट ए है, ए बी 5, ए सी 12 एंड बी सी 13 दिया हुआ है, और हमसे साइन बी, कॉस सी एंड टैन बी पूछा गया है। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा इनिशियल डेज में बेबी स्टेप अप्लाई करना, और उस बेबी स्टेप्स में मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल प्रिपेयर करें, और राइट एंगल ट्राइंगल में हर एक साइड को, उसकी वैल्यू को उस राइट एंगल ट्राइंगल पे लिख ले, सो दैट आपसे कोई गलती ना हो। अब अगर हमसे यहाँ पर कहा है कि साइन बी फाइंड करें हम, साइन बी, सो साइन बी के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन होगा? देखिए ये एंगल है, इस एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होगा ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज फिक्स है राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाला, दैट इज राइट एंगल के सामने वाला बी सी। सो ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज विच इज़ 12/13। अब अगर हमसे कहा गया है कि कॉस सी फाइंड करना है हमें, कॉस सी मतलब इस पर्टिकुलर एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर एंगल के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर है वो है ए बी, और जो हमारा बेस है वो है ए सी। तो कॉस सी के लिए आप लिखेंगे बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और उस एंगल के मुताबिक 5 ए बी होगा परपेंडिकुलर और ए सी होगा बेस, तो बेस लिखेंगे आप ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज है आपका बी सी, विच इज़ 12/13 अगेन 12/13, राइट। तो कॉस सी की वैल्यू साइन बी के इक्वल रख रही है, कॉस सी एंड साइन बी दोनों क्या हैं? इक्वल, एक राइट एंगल ट्राइंगल में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सो टैन बी के लिए परपेंडिकुलर था, बी एंगल के लिए परपेंडिकुलर था ए सी, एंड बेस था ए बी, तो हम लिखेंगे 12/5। ये हमारे साइन बी, कॉस सी एंड टैन बी की वैल्यू है। इजीली तभी फाइंड कर पाएंगे जब ऐसा ट्राइंगल फॉर्म कर लेंगे, और तब परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज देखने में आसानी होगी आपको। डायरेक्टली क्वेश्चन देख के आज की डेट में आंसर करना आपके लिए हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, ऐसे प्रिपेयर करके ही चांसेस ज़्यादा हैं आपके सही करने के। फाइन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस बी अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए 1/3 है, तो बाकी की रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड करिए। ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता हमारे लिए अगर हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ अभी आती होती तो, लेकिन क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ नहीं आती हैं, तो इसीलिए हमारे लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, काइंड ऑफ थोड़ा अलग मेथड अपने अप्लाई करना पड़ता है, बड़ा बेसिक सा मेथड अप्लाई करना पड़ता है। बट येस, याद रखिएगा इस इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब आप एंड में पहुंचेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर, तो यही क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा आपके लिए और ज़्यादा। फाइन, इसके लिए भी सिमिलरली पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल प्रिपेयर कर लेते हैं। सो लेट्स से एक राइट एंगल ट्राइंगल था जिस पे राइट एंगल एट सी है, एंड इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कॉस बी की वैल्यू हमें दे रखी है। कॉस बी होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। कॉस बी होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस इस फिगर के अकॉर्डिंगली बेस का रोल प्ले कर रहा है इस एंगल के लिए बी सी, अपॉन हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले कर रहा है ए बी, जिसकी वैल्यू आपने बोला 1:3 में है। 1:3 में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बेस 1 है और हाइपोटेन्यूज 3। 1:3 में होने का मतलब है वो
1k 3k के फॉर्म में होंगे। अब ये k कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। देखिए हमेशा आप k की वैल्यू सेम पुट करने पे हमेशा रेशो जो 1:3 ही आएगी, राइट। यहाँ पर हमारे पास मिसिंग कौन है? मिसिंग है AC, राइट। AC मतलब परपेंडिकुलर मिसिंग है। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लिखेंगे AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर मिसिंग है, हमें फाइंड करना है। BC का स्क्वायर जो है वो है 1k स्क्वायर एंड AB का स्क्वायर जो है वो है 3k स्क्वायर। 3k स्क्वायर हो गया 9k स्क्वायर, उसमें से k स्क्वायर माइनस होने गया, बचा AC का स्क्वायर, राइट। AC इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास आया AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 8k स्क्वायर, क्योंकि 9k स्क्वायर में से k स्क्वायर बचेंगे तो बचेगा 8k स्क्वायर विच इज़ 2√2k। 2√2k, तो ये जो मिसिंग वैल्यू थी वो 2√2k के फॉर्म में है। फाइन। अब आप जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो निकालने के लिए कह रहा है वो सब निकालने के लायक हो चुके हैं, तो जल्दी से निकाल लेते हैं। साइन B को, साइन B क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कौन है परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर AC। बाय हाइपोटेन्यूज कौन है? AB। AC कितना है? AC है 2√2k बाय 3k। k कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2√2/3। देन निकालने के लिए कहा है हमें tan B कितना होगा? tan B होगा हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज़ AC बाय AB। AC अवेलेबल है हमारे पास, AC बाय BC होगा बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है तो बेस है BC, हाइपोटेन्यूज नहीं, बेस। सो AC कितना है? 2√2k अपॉन में बेस कितना है? 1k, k कैंसिल, आंसर कितना आया? 2√2। यह आया tan B का आंसर। फाइन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि रेसिप्रोकल्स होते हैं साइन, कॉस एंड tan के, उनको भी देख लेते हैं ज़रा। सो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, सो कोसिकेंट होगा B1/sin B, राइट। तो रेसिप्रोकल करेंगे साइन B का तो कितना लिखेंगे? 3/2√2। इसको रैशनलाइज करना ज़रूरी है तो 3√2/4 लिखना पड़ जाएगा। रैशनलाइज करने के लिए जैसे ही आप √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ऊपर √2 दिखेगा और नीचे का √2 जो होगा वो √2 बना देगा, 2 2 4। सिमिलरली tan का रेसिप्रोकल होता है cot B क्या होगा? 1/tan B। रेसिप्रोकल ऑफ tan B मतलब 1/2√2। इसको भी रैशनलाइज कर लीजिए तो आप लिखेंगे √2/4। एंड अगर यहाँ पर cos B का रेसिप्रोकल कोई पूछता है हमसे, सो cos B होता है secant B होगा 1/cos B, राइट। तो इसका रेसिप्रोकल होगा 3/1 विच इज़ 3। ये secant B यहाँ पर अलग से दिखा रहा हूँ मैं, राइट। बाकी सब साफ़ सुथरा है। cos के बाद sin tan निकाला और sin tan के सामने ही उन्हीं के रेसिप्रोकल कोसिकेंट और cot भी निकाल दिए। रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्होंने फाइंड करने के लिए कहा था, हमने रिमेनिंग 5 फाइंड कर लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन हमारा एग्जैक्टली सेम था सेकंड क्वेश्चन की तरह, तो उसको स्किप करके मैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ चला हूँ। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इफ़ sin A इज़ 1/3, sin A कितना है? 1/3। तो इवैल्यूएट करिए cos A कोसिकेंट A प्लस tan A सीकेंट A को। तो उसके लिए मुझे cos, कोसिकेंट, tan एंड सीकेंट इनको फाइंड करना पड़ेगा। तो उनको फाइंड करने के लिए फिर दोबारा मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में A पे एंगल के मुताबिक मैंने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पुट कर दिए, क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर के लिए आया BC 1k एंड हाइपोटेन्यूज के लिए आया 3k, और मैंने B को यहाँ पर माना है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल मैंने B को माना है। वैसे ये आप 1k एंड 3k का सॉल्यूशन अभी पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं, तो आप चाहें तो यहाँ 2√2k सीधा लिख सकते हैं। ये आया कैसे है ये आपको पता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, दैट इज़ 3k का स्क्वायर और यहाँ पर ये 1k का स्क्वायर एंड AB का स्क्वायर हमें फाइंड करना था। तो फिर दोबारा AB के स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? 8k स्क्वायर, बिकॉज 9k स्क्वायर में से k स्क्वायर जाएंगे 8k स्क्वायर, तो AB इज इक्वल्स टू व्हाट? 2√2k। ये हमारा ऐसे आया था AB आते ही हम बात करते हैं cos के बारे में। सो cos A जो है वो होगा हमारे लिए बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज़ AB बाय AC। ये है हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? 2√2k एंड हाइपोटेन्यूज कितना है? 3k।
के कैंसिल आउट, तो आंसर आया 2√2/3। कॉस ए आते ही क्या आप सीकेंड ए पता लगा सकते हैं? डेफिनेटली 1/cos ए होता है, वो cos ए होता है उसका रेसिप्रोकल सीकेंड ए विच इज़ 3/2√2। लेकिन 3/2√2 को जब रेशनलाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? 3√2/4, 3√2/4। अब tan ए की तरफ चलते हैं। tan ए कितना होता है? सो tan ए है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है हमारे पास BC, बाय बेस है AB, परपेंडिकुलर इज़ 1K, बाय बेस 2√2K, के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1/√2K, 1/2√2, एंड 1/2√2 को रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? √2/4। ये हमारे पास tan ए। sin ए अगर 1/3 है तो उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट ए कितना होगा? 1/sin ए। क्या होता है 1/sin ए? दैट इज़ 3/1, तो 3 हो जाएगा ये हमारे पास। जितनी भी रिक्वायरमेंट थी हमारे को कॉस, सीकेंट, टैन, कोसेकेंट की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं। अब हम वैल्यू को इवैल्यूएट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास था कॉस ए इंटू कोसेकेंट ए प्लस टैन ए इंटू सीकेंट ए। कॉस ए की वैल्यू है 2√2/3, कोसेकेंट ए की वैल्यू है 3 प्लस टैन ए की वैल्यू है √2/4 मल्टीप्लाई में सीकेंट ए की वैल्यू है 3√2/4। 3 से 3 कैंसिल, तो हम लिखेंगे 2√2, और √2 इंटू √2 2 होता है, 2 4 को काटेगा 2 पे, तो हो जाएगा 3/8। LCM लेंगे 8 का, तो आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पर 16√2 + 3, 16√2 + 3। ये फाइनल वैल्यू है। आप चाहें तो √2 को 1.414 वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा इवैल्यूएशन यहीं पर ख़त्म होता है। इस क्वेश्चन को भी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कोसेकेंट ए इज़ 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/tan A + sin A by 1 + cos A। नाउ इस क्वेश्चन के लिए हम राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं, अब आपको थोड़ा डायरेक्ट भी करना सिखाता हूँ। तो बताइए कोसेकेंट ए होता क्या है? कोसेकेंट ए होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, जिसका आंसर है 2/1 यहाँ पर। सो क्या हाइपोटेन्यूज 2K एंड परपेंडिकुलर 1K है? डेफिनेटली है। सो क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं होता? परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज k², बेस का स्क्वायर वी डोंट नो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज 4k²। सो क्या बेस का स्क्वायर 3k² एंड बेस खुद √3k होगा? बिल्कुल होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज हमें पता चल गया है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पहले ही पता था, बेस भी अब पता चल गया। अब बताइए tan ए क्या होगा? tan ए होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। कौन है परपेंडिकुलर? 1K। कौन है बेस? √3k। k कटा 1/√3 आया, लेकिन क्या इसको अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो √3/3 लिखेंगे? डेफिनेटली। अगर कोसेकेंट ए है 2, तो इसका रेसिप्रोकल होता है sin ए। sin ए होगा 1/कोसेकेंट ए विच इज़ 1/2, विच इज़ 1/2। एंड अगर बात करते हैं cos ए की, तो cos ए होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमें कितना दिया हुआ है? हमने निकाला है बेस √3k, एंड हाइपोटेन्यूज हमें कितना दिया हुआ है? 2k। सो k कटा √3/2। इन सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं और अपनी चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए कही है। सो 1/tan A + sin A by 1 + cos A, इसी को फाइंड करने के लिए कहा था। 1/tan A हम लिखेंगे 1/tan A की जगह 3/√3, 3/√3 प्लस sin A की जगह क्या लिखेंगे? sin A की जगह हमें लिखना होगा 1/2, 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1 + cos A की जगह क्या लिखेंगे? 1 + cos A की जगह लिखेंगे हम √3/2, 1 + √3/2। चीज़ों को थोड़ा सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस हाफ होल डिवाइड में 2 + √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस 1/2 + √3, बिकॉज ये 2 और 2 कैंसिल हो गए।
राइट। अब हम रैशनलाइज कर लेते हैं इंडिविजुअली और फिर ऐड करते हैं। तो क्या इसको 2√3/3 लिख सकते हैं रैशनलाइज करके, और क्या इसको हम 2 - √3/1 लिख सकते हैं रैशनलाइज करके, क्योंकि इसको रैशनलाइज करने के लिए हमने √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और इसको हमने रैशनलाइज करने के लिए 2 - √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो यहाँ पर जो डिवाइड है 2 - √3 एंड 2 + √3 हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 4 - 3 विच इज़ 1। एलसीएम 3 है, सिंपली हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2√3 + 6 - 3√3 होल अपॉन 3। एलसीएम 3 लिया था हमने, 3 को राइट साइड के न्यूमरेटर से लाइक प्लस वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया एंड -3√3 2√3 क्या हो जाएगा -√3। तो 6 - √3/3 आंसर है हमारा 6 - √3/3। आप फिर चाहें तो यहाँ पर √3 की वैल्यू 1.72 पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं तक छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ है एवैल्यूएशन के, 2 क्वेश्चन हो गए आपके साथ। अब हम एवैल्यूएशन के अलावा आगे बढ़ेंगे थोड़ा और अलग टाइप का क्वेश्चन एक ट्राई करते हैं। सो ये क्वेश्चन हमसे कहता है इफ़ सीकेंड अल्फा इज़ 5/4 तो वेरीफाई करें इस रिलेशन को कि राइट साइड और लेफ्ट साइड सेम है या नहीं। बट सीकेंड अल्फा अगर हमारे को दिया हुआ है तो हमें tan एंड साइन की वैल्यू निकालनी है पहले, फिर ही हम वेरीफाई कर पाएंगे। सिमिलर तरीके से tan एंड साइन की वैल्यू निकालते हैं जैसे अभी तक हम निकालते आए हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को। सो सीकेंड अल्फा अगर हमें 5/4 दिया हुआ है तो हाइपोटेन्यूज के तरीके से दिया हुआ है 5k एंड बेस के तरीके से दिया हुआ है 4k। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर आ जाएगा हमारा 9k स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारा 3k। फाइन। सो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस तीनों है हमारे पास। अब हम tan अल्फा निकालने के लायक हो चुके हैं। सो tan अल्फा है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज़ 3k/4k, आंसर आएगा 3/4। एंड साइन अल्फा है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर हमारा निकला है 3k एंड हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 5k विच इज़ 3/5। पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, देखते हैं इक्वल आएगी नहीं आएगी चीज़। सो tan अल्फा बाय 1 + tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा बाय सीकेंड अल्फा। tan अल्फा है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज़ 3/4 अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर। क्या ये इक्वल होगा साइन अल्फा विच इज़ 3/5 बाय सीकेंड अल्फा विच इज़ 5/4। ओके, देखते हैं। 3/4 होल डिवाइडेड बाय 1 + 9/16 एंड यहाँ पर 3/5 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 4/5, क्योंकि होल डिवाइड हटा देंगे तो मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करना पड़ जाएगा। 16 नीचे डिनोमिनेटर के एलसीएम लेंगे तो लिखेंगे 3/4 होल डिवाइडेड बाय 16 + 9, राइट। ये जो चीज़ है सॉल्व होके वो आ जाएगी हमारे पास 12/25। अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि 4 16 को काटेगा 4 पे, और क्योंकि रेसिप्रोकल इसका भी होना है तो 4 ऊपर जाएगा 3 के पास, 4 3 = 12 बाय अपॉन में हो जाएगा हमारे पास 25। लेफ्ट में भी है 12/25, राइट में भी है, हेंस वेरीफाइड। क्योंकि LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के। LHS जो है वो हमारा इक्वल है किसके, RHS के। फाइन, ये क्वेश्चन वेरिफिकेशन का था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड करने का है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड करने का है। बट वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आप फाइंड करेंगे, मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं जो काम में आने वाली हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो यहाँ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए पहले साइन की वैल्यू दे रखी है, और जैसे कि हम जानते हैं साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। देखो ये a² - b² परपेंडिकुलर का रोल प्ले कर रहा होगा और a² + b² हाइपोटेन्यूज का। सो परपेंडिकुलर a² - b² मल्टीप्लाइड बाय k एंड हाइपोटेन्यूज a² + b² मल्टीप्लाइड बाय k। ये हम k क्यों लेते हैं अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है 3/5 आने के लिए परपेंडिकुलर का 3 और हाइपोटेन्यूज का 5 होना। परपेंडिकुलर आपका अगर 12 और हाइपोटेन्यूज अगर 15 है,
20 है, 12 एंड 6 20, तो भी 3/5 आ सकता है। परपेंडिकुलर अगर आपका लेट्स से 75 है और हाइपोटेन्यूज आपका 125 है तो भी 3/5 आ सकता है। तो किसी भी नंबर के मल्टीपल्स जिसके 3 और 5 के मल्टीपल्स होंगे, जो वैल्यूज़ होंगी वो 3 और 5 रेशो दे सकते हैं, 3/5 रेशो दे सकते हैं। तो इसलिए k टाइम्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के बाद आपके पास होता है लक्ष्य बेस का स्क्वायर। सो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सो बेस के स्क्वायर तक कैसे पहुँचेंगे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, विच इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के का होल स्क्वायर, राइट। ये आपके पास सॉल्यूशन करना है आपको। सो ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साथ में k स्क्वायर माइनस अगेन दूसरे ब्रैकेट में भी a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ k स्क्वायर। अगर हम देखेंगे कि a की पावर 4 k स्क्वायर और a की पावर 4 k स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, राइट। a की पावर b की पावर 4 k स्क्वायर b की पावर 4 k स्क्वायर के साथ कैंसिल हो रहा है क्योंकि माइनस हो रहा है, लेकिन ये माइनस और माइनस इसको प्लस बना देगा, तो आंसर आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर k स्क्वायर। ये हमारे पास b का स्क्वायर है। सो बेस आएगा हमारे पास कितना? 2abk। 2abk इज़ आर बेस। जब आपके पास परपेंडिकुलर अवेलेबल है, यहाँ पर इधर आप देख सकते हैं कि आपके पास परपेंडिकुलर अवेलेबल है, जब आपके पास हाइपोटेन्यूज अवेलेबल है एंड जब आपके पास बेस अवेलेबल है, के फॉर्म में है, के तो कैंसिल हो ही जाता है। जब ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करने के लायक हैं। कॉस को आप फाइंड करेंगे बेस बाय हाइपोटेन्यूज से, टैन को आप फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस से, देन इसके रेसिप्रोकल सीकेंड को आप फाइंड करेंगे हाइपोटेन्यूज बाय बेस से, इसके रेसिप्रोकल कॉट को आप फाइंड करेंगे बेस बाय परपेंडिकुलर से, एंड को सीकेंड को आप फाइंड करेंगे हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर से। फाइन। ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बी एच पी की जगह ये जो बॉक्सेस हैं ये पुट कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास के लिए एंड देन उसके बाद होमवर्क डिस्कस करते हैं। सो अगर tan थीटा प्लस 1/tan थीटा आपको गिवन है 2, तो फाइंड करने के लिए कह रहा है आपसे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें आपको tan थीटा की वैल्यू फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका इसमें कोई काम नहीं है। बट ये क्वेश्चन देख के आपको शायद हो सकता है पहली बार में डिफ़िकल्ट लग रहा हूँ, बट मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आप पॉलिनॉमियल चैप्टर अगर कर चुके हैं मेरे साथ, तो पॉलिनॉमियल्स में आइडेंटिटीज़ के बहुत सारे मैनिपुलेशन से हमने खेला था। सम के वक्त, प्रोडक्ट के वक्त, कभी कभार सम ऑफ दी स्क्वायर्स आ जाते थे, राइट। तो उसी थोड़े से खेल को याद करिए और सोचिए इसमें क्या करेंगे। सो मेरा सॉल्यूशन है कि यहाँ पर मैं tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल्स टू जो 2 दे रखा है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये आप 9th स्टैंडर्ड में भी कर चुके हैं, पॉलिनॉमियल्स 10th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं, और 2 साल से लगातार ये करते हुए ये चीज़ें आपके दिमाग में बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। जब x प्लस 1/x होता है तो 2ab वाली टर्म कैंसिल हो जाती है स्क्वायर में। तो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर लेफ्ट में भी एंड 2 का होल स्क्वायर राइट में भी, राइट। दोनों को दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, राइट, इज इक्वल्स टू राइट में क्या है 4। 2ab वाली टर्म tan थीटा कट गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा यहीं रहा, और ये 4 में से 2 आके माइनस हो गया, तो आंसर क्या आया 2। जो इन्होंने हमें फाइंड करने के लिए कहा था tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, उसका आंसर आ गया 2। बहुत सिंपल था। देखने में क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, बट बहुत सिंपल सॉल्यूशंस होते हैं दोस्तों। सिर्फ माइन्यूट सी चीज़ आपको पकड़नी होती है कि क्वेश्चन चाह क्या रहा है। ये चीज़, ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया और ये जो लास्ट टेक्निक हमने करी है, इससे समझ जाइए कि ट्रिग्नोमेट्री में आने वाले जितने भी पूरे चैप्टर्स में क्वेश्चन है बहुत सिंपल होंगे। बस थोड़ी सी भी चीज़ अगर आपने पकड़ ली कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, तो वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। होमवर्क में आपको पेज नंबर 109 से लेकर पेज नंबर 112 तक, पेज नंबर 109 ऑफ योर असाइनमेंट टू पेज नंबर 112 तक
जितने भी क्लास असाइनमेंट के 1 के एंड होम असाइनमेंट 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं नेक्स्ट क्लास से पहले। फाइन, ट्रिग्नोमेट्री का आज इंट्रोडक्शन था, सिर्फ बहुत बेसिक क्लास थी ये। आगे चीज़ें हम बढ़ाते जाएंगे, लेवल को अप करते जाएंगे। थैंक यू फॉर द क्लास।